Today we will start revision of lecture 8 through Salim sir's notes. Now start. सर ने इस लेक्चर की स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन एडवांस का डिस्कस किया था। तो उस पर क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, जैसे उसमें ये था, ये आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा कि t=0 पे से कोई बॉल या पार्टिकल ड्रॉप किया है तो उसकी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब तो इसमें सिंपल सा ये था कि जब हम ड्रॉप करेंगे तो उसकी वेलोसिटी t=0 से कोई पार्टिकल ड्रॉप किया है और वो नीचे ग्राउंड पे v वेलोसिटी से पहुँच, तो इसकी फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा था। मीन्स वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा था। तो एस वी नो प्रोमोशन ऑफ वी इज यू ड्रॉप किया तो इसलिए यू 0 ए इंटू टी, और यहाँ पर ये ग्रेव ए इज जी होगा तो वी बराबर जी टी। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो वेलोसिटी ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अगर मान लो ऐसे ही यहाँ से एक्सेलरेशन और ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम पूछता है, एक्सेलरेशन ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम पूछता, तो एस वी नो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। तो वेलोसिटी से इससे वो कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, इंटू डी बाई डी टी कर दोगे तो डिफरेंशिएट तो टी की पावर n-1 होता है, तो 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। ये 1 आगे इंटू जी, तो टी की जी, तो एक्सेलरेशन इंटू टी की पावर 0, टी की पावर 0 यानी 1 तो मतलब एक्सेलरेशन बराबर जी, तो यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया इस केस में। तो वही था कि वेलोसिटी ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम पूछा। अगर मान लो एक्सेलरेशन भी पूछता तो आप ऐसे निकाल देते, ये मैंने बता दिया, एक्स्ट्रा फर्स्ट पूछा नहीं था कि वेलोसिटी ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। तो एस वी नो, इसमें देखो काइनेटिक एनर्जी वी स्क्वायर के, तो काइनेटिक एनर्जी टी के प्रोपोर्शनल होगी क्योंकि वेलोसिटी टी के प्रोपोर्शनल है, तो उसमें ग्राफ भी टकराने से पहले की कहानी, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और काइनेटिक एनर्जी ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम, ये ऐसे ग्राफ था। और अगर हम वी की वैल्यू यहीं पर वो जी टी इक्वेशन से निकाली पुट कर देंगे तो जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। एक्चुअली ये तो सिंपल क्वेश्चन था, एडवांस वाला ये क्वेश्चन था जिसमें काइनेटिक एनर्जी एस डी के बाई डी टी, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गामा टी दे रखा था, और हमसे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा था। तो अब देखो डी बराबर डी के, काइनेटिक एनर्जी को डी के बाई डी टी। अब इसे जब हम, ये हमें गामा टी के बराबर दे रखा था, हमें यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो गामा टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, और ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर, ये की काइनेटिक एनर्जी मैंने यहाँ पूरा लिख दिया, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू गामा कांस्टेंट इंटू टी स्क्वायर बाई 2 आ गई ना, ऐसे 0 से टी टाइम, तो ऐसे मतलब गामा इंटू टी स्क्वायर बाई 2 लाइक दिस। अब जो वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम आ गई इज इक्वल्स टू गामा इंटू टी स्क्वायर बाई 2। अब ऐसे भी नो काइनेटिक एनर्जी होती है इज इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू गामा इंटू टी स्क्वायर बाई 2। अब 2 से 2 ये चला गया, यहाँ से मैं वेलोसिटी की वैल्यू इज इक्वल्स टू गामा इंटू टी स्क्वायर इंटू एम, तो वेलोसिटी ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम मेरा आ गया गामा इंटू एम रूट में इंटू टी, तो यानी वेलोसिटी यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ गया। यही देखिए यहाँ पर सर ने करवाए कि काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, वेलोसिटी यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ गया। अगर एक्सेलरेशन ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम करना हो
तो एस वी नो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, यानी वेलोसिटी को आप एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो। एस वी नो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो हम वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंट, वेलोसिटी गामा टी है तो इंटू डी टी, तो यहाँ से आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा गामा। यहाँ से एक्सेलरेशन ये आ गया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वेलोसिटी हमारी गामा टी नहीं आई थी। सॉरी गलती कर दी मैंने यहाँ पर जब वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू गामा टी स्क्वायर, ये एम नीचे आता, ये गलती कर दी, यहाँ पर एम नीचे आता, तो यहाँ से ये सब गलत हो गया। एक सेकेंड सॉरी वेलोसिटी आता हमारा गामा इंटू एम का रूट इंटू टी, तो वेलोसिटी यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ गया। जब वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट कितना आएगा, रूट गामा बाई एम इंटू 1। ये डी टी बाई डी टी करेंगे तो इसका कांस्टेंट, वो इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू गामा बाई एम जो कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम भी आ गया। अगर यहाँ से हमें एक्स ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम पूछा, तो हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमारा एक्स आ जाएगा। और वेलोसिटी हमारी कितनी थी, रूट गामा बाई एम इंटू टी इंटू डी टी, तो ये इंटीग्रेट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, रूट गामा बाई एम इंटू इसे इंटीग्रेट टी स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से हमारा एक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, यानी ये पैराबोला आ गया। एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया, वेलोसिटी ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम एक्स आ गया। बस यही क्वेश्चन था, एक बार एडवांस में आया था। फिर सर ने ये कि कुछ कंडीशंस वाले सवाल करवाए कि कितनी मिनिमम हाइट होनी चाहिए टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और जैसे इसमें सर ने दे रखा था कि अगर एक पार्टिकल को यहाँ से ड्रॉप करने हैं तो एच मिनिमम बताओ सो डैट द पार्टिकल विल कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो वही हमें बतानी थी। अब हमें पता है कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन तभी करेगा जब इस वाले पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट 5g हो। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन की वीडियो में मैंने बताया, तो रूट 5g हो तभी ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। तो वही कंडीशन रख दो कि यहाँ से इतनी हाइट कवर करने में इस यहाँ पर इसकी वेलोसिटी रूट 5g हो जानी चाहिए। लीजिए मैं करके दिखाती हूँ। वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट 2gh, और वेलोसिटी वहाँ तक कितनी हो जानी चाहिए, तो 5gr बराबर रूट 2gh। तो यहाँ से मिनिमम हाइट हमें पता लग जाएगी स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 5gr बराबर 2gh, तो h हमारा यहाँ से आ गया, g से g कट हो गया, 5r/2, और ये r उस सर्कल की, वो यहाँ से जब ड्रॉप करने के बाद ये जो सर्कल है इसकी रेडियस है। तो जब तक मिनिमम पॉइंट पे वेलोसिटी रूट 5gr नहीं होगी तब तक ये वर्टिकल सर्कल है, और हमसे ये h मिनिमम, तो हमें ये पता होना चाहिए अब तक कितनी हाइट इस कवर करे, तब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी रूट 5gr हो जानी चाहिए। वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट 2gh से। ओके, तो बस 5r, देखिए 5r/2 होगा, सॉरी मैं भी आज गलत ली, 5r/2 बस यही था क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि अगर हाइट बराबर h बराबर, अगर इस क्वेश्चन में ये h 5r पहली से हमें क्वेश्चन, तो ए पे बी पे सी पे क्या वेलोसिटी होती, तो जब ये h बराबर 5r दे रखा होता तो वेलोसिटी हमारी ए पर जो होती वो रूट 2gh के हिसाब से, h हमारा 5r 2 × gh बराबर 5r,
तो √10 g/r होती है, √2 g/r होती है। अब वेलोसिटी b पे, अब मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे बताया था, अगर यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट पे 10 g/r है तो b पे, c पे और d पे कि आगे वाले पॉइंट पे इस अंदर वाले के कंपैरिजन में 2 डिजिट कम, यानी यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 8 g/r वेलोसिटी हो जाएगी, यहाँ पर भी 2 कम यानी 6 g/r, लेकिन यहाँ से यहाँ पर 2 बढ़ जाएगी। और देखिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे बी पॉइंट यहाँ पर ऊपर की तरफ बस डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों में, तो यहाँ पर फिर से √8 g/r वेलोसिटी हो जाएंगी। बस यही था, देखिए यहाँ पर 10 g/r आया, √8 g/r, 6 g/r, सिंपल सा बस यही केस था। ऑल्सो फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द सर्कुलर ट्रैक व्हेन पार्टिकल रीचेस एट सी। जब पार्टिकल सी पे पहुंच जाएगा तो ये सर्कुलर ट्रैक इस पे, तो जब ये पार्टिकल इस सर्कुलर ट्रैक से ऐसे कांटेक्ट में होगा तो नॉर्मल इधर की तरफ लगेगा। ये मान लीजिए कोई सरफेस है तो ऐसे ही तो लगता था, तो यहाँ पर mg भी नीचे लग रहा होगा। तो सर्कुलर मोशन की इक्वेशन अगर आपको लिखनी आती होगी तो देखिए सिंपल, तो मैं यहाँ पर बताती हूँ। ये सर्कुलर ट्रैक है, ये कोई पार्टिकल है यहाँ पर, इसमें नॉर्मल इधर, mg भी नीचे, तो मैंने अगर मान लीजिए ये मैंने ये सर्कल यहाँ पर, ये सर्कुलर पॉइंट का ये सेंटर है, इसका सेंटर की सारी तो फोर्सेस को तोड़ लीजिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन में और लॉस ऑफ मोशन में। नेवी सर ने इसकी इक्वेशंस लिखना बताया था कि सारी फोर्सेस को सेंटर की तरफ तोड़ लो, फिर उसके हिसाब से इक्वेशन निकलो। तो n + mg = mv²/r। तो यहाँ से वेलोसिटी एट सी पता है हमें, नॉर्मल पता लग जाएगी, तो हमें पता लग जाएगा फोर्स क्या अप्लाइड कर रहा है ये सर्कुलर ट्रैक व्हेन द पार्टिकल एट रीचेस एट सी। ये बस नॉर्मल पूछने का एक तरीका है, फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द सर्कुलर ट्रैक व्हेन द पार्टिकल रीचेस एट सी। तो इस तरह से इस सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिख के आप किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल निकाल सकते हैं। देखिए नॉर्मल एट सी 5 gm, और नॉर्मल का भी हमने बताया था कि जैसे ए पे जो नॉर्मल की वैल्यू होगी उससे आगे वाले पॉइंट पे 3 कम, फिर 3 कम और यहाँ पर 3 ज़्यादा। तो देखिए सी पे जब नॉर्मल की वैल्यू 5 mg आ रही थी यहाँ पर, तो आगे ये इधर की तरफ है तो ऐड होगा इधर से इधर, तो मैं 8 mg, ए पे 11 mg। तो सिंपल, आप इससे अगर 6r दे रखा हो तो भी बिल्कुल सेम मेथड ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर आपने पढ़ा होगा तो सब बहुत इजी लग रहा होगा। फिर उसके बाद ये था कि फाइंड वेलोसिटी एट ए सो डैट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन फाइंड मिनिमम बी एट मिनिमम सो डैट वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं पाए। ये मासलेस रॉड फिक्स है, √5 g/r हो तभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन की मेन कंडीशन क्या होती है, रस्सी ढीली नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अगर यही केस एक रॉड का होता, यहाँ पर ये स्ट्रिंग होती तो √5 g/r है मासलेस स्ट्रिंग, अगर यहीं पर ये रॉड हो जाती तो रॉड तो वैसे ही नहीं रिजिड होती है, रॉड ढीली नहीं पड़ेगी। तो इसमें भी मिनिमम लोएस्ट पॉइंट पे कुछ और होता है, वो √4 g/r होता है, √4 g/r। ये स्ट्रिंग के केस में √5 g/r होता है। ये कंडीशन और ये इधर का क्वेश्चन ये डिफरेंट है। ये मासलेस स्ट्रिंग के केस में √5 g/r होती है लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अगर यहाँ पर ये रॉड है मासलेस तो यहाँ पर वी मिनिमम और होनी चाहिए। तो रॉड के केस में ढीलेपन का कोई चक्कर नहीं, मीन्स रॉड को टॉप तक बस पहुँचा दो, उसके बाद वो अपने आप, उसके बाद सर्कुलर मोशन अपने आप हो जाएगा, क्योंकि रॉड भाई रिजिड होती है। तो इसमें
यहाँ से यहाँ तक का, मतलब यहाँ पर अगर वेलोसिटी 0 भी हो जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं, लेकिन इसमें ये था, स्ट्रिंग के केस में ऐसा होता था कि यहाँ तक इसकी टेंशन 0 नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो क्रिटिकल सिचुएशन मान लो तो यहाँ पर टेंशन 0 हो गई तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होनी होगी, तो वही तो आगे ले जा पाएगी। तो यहाँ पर वो वेलोसिटी हमारी आती थी √GR, और √GR यहाँ पर तभी आएगी जब यहाँ पर √5GR, तो वो डिफरेंट केस था। यहाँ पर अगर ऊपर पॉइंट पे वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पर वो काम टेंशन अगर 0 हो गई तो वेलोसिटी वो काम कर देगी आगे पहुँच, लेकिन यहाँ पर अगर वेलोसिटी 0 हो भी गई तो भी कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि रॉड तो रिजिड होती है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर ए से और सी पॉइंट तक के बीच में हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे, -mg और नॉर्मल कवर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो मिनिमम आनी चाहिए रॉड के केस में वो √4GR आएगी, फोर रॉड। और रॉड के लिए यहाँ और रॉड के लिए वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे लिखेंगे? अगर रॉड का मास होती तो पहली बात तो ये मास लेस रॉड है। अगर रॉड का मास होता तो आप रॉड के लिए वर्क डन बाय ग्रेविटी +- mg × डेल्टा h ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहले सेंटर ऑफ मास था, बाद में सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो दोनों पॉइंट के सेंटर में लेंथ है। अब देखिए पहले mg नीचे था, ये भी नहीं, mg नीचे लग रहा है ये हर केस में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो गया तो -mgl। ये डेल्टा है सेंटर से सेंटर ऑफ मास पहले वाला, दूसरी बाद वाला सेंटर ऑफ मास के बीच का गैप है, ना कि रॉड की पूरी लेंथ है। अगर रॉड का मास होता तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन रॉड का भी टर्म आ जाता इस इक्वेशन में। बस यही था इसमें। और फिर ये कांटेक्ट छोड़ने वाले सवाल, ये फ्री फॉल, ये वाले सर ने बहुत सारे कराए थे क्वेश्चंस। चलिए मैं आपको इनका 1 बाय 1 बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू।